तो देखो बच्चों, डीसी भी आ गई है। सुनो, आज हम बात कर रहे हैं इसकी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल मेनली जो होता है हमारा रेस्पिरेशन, वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है। तो हम बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारा इनवॉलंटरी फंक्शन। तो इनवॉलंटरी फंक्शन जो होता है वो दो चीजों से कंट्रोल होता है। एक तो होता है हमारा न्यूरल कंट्रोल होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा केमिकल कंट्रोल होता है, केमिकल रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉन्स, और उसी से नीचे मौजूद होता है कौन सा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, पॉन्स मौजूद होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा मौजूद होता है। जब हम मेडुला रीजन पर आते हैं, ठीक है, जब हम मेडुला रीजन पर आते हैं तो हम इसके डॉर्सल साइड पर देखते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और वेंट्रल रीजन पर हम देखते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम बोलते हैं रिदम सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर। और ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, या इसको हम रिदम सेंटर कहते हैं, ये मेनली जो है कंट्रोल करता है इनहेलेशन। इसको कंट्रोल करता है इनहेलेशन को, और लिटिल बिट कंट्रोल करता है हमारे एक्सहेलेशन को। तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या रिदम सेंटर किसको मेनली कंट्रोल करता है भाई? ये कंट्रोल करता है इनहेलेशन को, और साथ ही साथ लिटिल बिट एक्सेलेशन को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बट मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो किस पर होता है? इनहेलेशन पर होता है। तो मैंने बताया कि स्टिमुलस जो होगा, यानी कि जो इम्पल्स होगा, वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू जाएगा हमारे डायफ्राम के अंदर मौजूद जो फ्रेनिक मसल्स है, जो फ्रेनिक मसल्स है, उस फ्रेनिक मसल्स को ये स्टिमुलस जाएगा, और उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो है ब्रीदिंग रेट डिसाइड होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो ब्रीदिंग रेट हमारा ज्यादा होगा, इनहेलेशन हमारा डीप होगा और फास्टर होगा। ठीक है, इससे हम सांस लेंगे। अब देखिए, जितनी तेजी से हम सांस ले रहे हैं उतनी तेजी से हम सांस को छोड़ भी रहे हैं। तो इसको अगर हम ग्राफ के पैटर्न पर आपको समझाना चाहें हल्का सा, इसको आप समझ सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। तो ये हमने सांस लिया तो ये वॉल्यूम इंक्रीज किया, फिर सांस छोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज किया, फिर ये वॉल्यूम इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, एंड सो ऑन। इस पैटर्न पर ये काम होता चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है? इनहेलेशन। और ये वाला क्या है? एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन, ये क्या है? एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन, ये क्या? एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन है और ये क्या है बेटा? एक्सहेलेशन। इस तरीके से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो ये जो इनवॉलंटरी फंक्शन हमारा चल रहा है वो बेसिकली किसके अंडर कंट्रोल है? वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंडर कंट्रोल है, जो कि हमारे पॉन्स के, हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा के डॉर्सल साइड पर मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिदम सेंटर कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज और बताएंगे आपको कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा है, ये जनरली साइलेंट रहता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। जनरली ये क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ये कब काम करता है? जब हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, देखिए इधर हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है हमारा, ये मेनली एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये किसको कंट्रोल करता है? मेनली ये कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन को। तो इनहेलेशन के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ही लिटिल होता है, लेकिन एक्सहेलेशन पर इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सहेलेशन पे इसका इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो जल्दी से इतने पॉइंट्स को लिखिए, उसके बारे में हम आपको और थोड़ा सा बात बताने वाले हैं आगे। हाँ हाँ, हमेशा थोड़ी होता है। फास्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे इमरजेंसी कंडीशन आ गई, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई, टिश्यूज को ऑक्सीजन की डेप्थ हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, ये और इमरजेंसी कंडीशन में अब आप देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहीं ज्यादा हो गया है आपकी बॉडी के अंदर, उसी को तो हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको।
पल्स जब पल्स पढ़ाएंगे नहीं पता न्यूमोटैक्सिस सेंटर का क्या होगा। ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिस सेंटर है, ये न्यूमोटैक्सिस सेंटर मॉडरेट करता है किसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। मतलब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के फंक्शन को मॉडरेटली कौन कंट्रोल करता है बेटा, ये आपका न्यूमोटैक्सिस सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिस सेंटर एक्चुअल में ये बनाता है एक स्विच ऑफ पॉइंट। क्या बनाता है, एक स्विच ऑफ पॉइंट बनाता है कि कहां पर हमें इनहेलेशन को स्टॉप करना है, कहां पर इनहेलेशन को हमें स्टॉप करना है। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हमारा इनहेलेशन स्टॉप होगा वहीं से हमारा एक्सहेलेशन शुरू होगा। क्यों, जहां से आपकी सांस रुकेगी वहीं से आपकी सांस क्या होगी, छूटेगी भी ना, जैसे, ठीक है। तो जहां से इनहेलेशन को स्टॉप किया जाएगा वहीं से एक्सहेलेशन स्टॉप होगा। एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, इट मॉडरेट द DRG, ठीक है। क्या कहेंगे हम, सब कुछ सिंपल से जरिए होता है, इलेक्ट्रिक केमिकल, मतलब जो सब उसी के थ्रू सारा काम होता है, ठीक है। अब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन कैसे समझ पा रहा है, तुम्हारे ब्रेन में मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है, साउंड नहीं पहुंच रहा है। हम, तुम्हारा ईयर क्या करता है, हमारी आवाज को सुन रहा है। तुम्हारे ईयर के जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, इसमें कॉक्लियर वगैरह आते हैं, वहां पर कॉक्लियर नर्व क्या करती है, वेस्टिबुलर नर्व क्या करती है, हमारी वॉइस को क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मॉडिफाई करेगी। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है कॉक्लियर नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचेगी, और ब्रेन में जाने के बाद उसी इलेक्ट्रिकल डिकोड करने के बाद फिर आप चीज करने में सक्षम हो पाएंगे जो सामने वाला टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है। अब आप सोचो, मैं जितनी तेजी से बोल रहा हूँ आप उतनी तेजी से समझ भी रहे हो, इसका मतलब ये है कि कितना फास्ट जो कम्युनिकेशन है। नॉर्मल कंडीशन, हम इनवॉलंटरी कंडीशन की तो बात ही कर रहे हैं अभी। तो हाँ, ये जो है ना, ये नॉर्मली किसमें आता है, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आता है, जब हम फोर्सफुली करते हैं तब, ठीक। तो हमने क्या बताया, न्यूमोटैक्सिस सेंटर इट मॉडरेट द DRG, इट मॉडरेट द DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेगा बेटा, ये मॉडरेट करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इम्पल्स की शुरुआत हो रही है, ये न्यूमोटैक्सिस सेंटर इम्पल्स भेजता है किसको, हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। हाँ, अभी न्यूरल की बात हम कर रहे हैं, अभी न्यूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर क्या करता है, ये इम्पल्स भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है इसको भेजता है फ्रेनिक मसल्स को, और फ्रेनिक मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो मतलब इस कंडीशन में हम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। इस तरीके से ये सारा मामला चलता रहेगा, ठीक है। और जब कभी हम जो है इसके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करते हैं, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में मैंने बताया कि एक्सहेलेशन वाले पार्ट पर ये काम करता है, ठीक है, एक्सहेलेशन वाले पार्ट पर काम करता है। और मेनली इसका जो एक्ट होता है, इसका कंट्रोल होता है, उसका कंट्रोल दो मसल्स पर होता है, ठीक है। इनका कंट्रोल दो मसल्स पर होता है। वो दोनों मसल्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी एब्डोमिनल मसल, एक आपकी कौन सी होती है बेटा, एब्डोमिनल मसल्स होगी, और दूसरी जो होगी वो इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। क्यों, दोनों
या थोड़ा टोन चेंज करो बात करने। हमने कहा कि ये एब्डोमिनल मसल्स पर और इंटरकोस्टल मसल्स पर। हमारी बात पूरी हुई अभी? मैंने बात पूरी की अभी? नहीं की है ना? कि हमारी बात पूरी हो गई, हम कभी खड़े हो गए। चलो अब छात्रों इसको कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा ना मैंने, अभी तो इसको लिख ही रहे हैं। फिर अभी हम इसको डिफाइन करने जा रहे थे कि हाँ इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। तुम लोग बोलना शुरू कर देते हो, तुम लोग को ज्यादा आता है। अभी तक जो पढ़ा उसमें कुछ छूटा है क्या? एनसीईआरटी का छूटा हो या बाहर की किताबें जो पढ़ते वो छूट गया हो? हाँ लिखिए इसको। जल्दी से कर लो। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? ठीक है, लेकिन ये तो था हमारा न्यूरल कंट्रोल, लेकिन केमिकल रेगुलेशन भी हम देखेंगे। अब उस केमिकल रेगुलेशन में जो चीज आएगी वो होगी केमिकल केमिकल को जो है फील करने वाला। तो केमिकल को जो फील करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर कहेंगे। तो मतलब यहाँ पर कुछ कीमो रिसेप्टर होगा। क्या होगा बेटा? कीमो रिसेप्टर होगा। अब वो कीमो रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है? कीमो रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है? कीमो रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होगा? अगर दिमाग लगाइए, कीमो रिसेप्टर आपके उस एरिया में मौजूद होगा जहां पर ब्लड की सप्लाई हो रही है, जहां से ब्लड की सप्लाई हो रही है। ठीक है, और जहां से ब्लड की सप्लाई हो रही है वो एरिया हमारा कौन सा है? वो एरिया है हमारा हार्ट। एल्वियोलाई में ब्लड नहीं पहुंचता, एल्वियोलाई में एयर पहुंचता है ना? तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ब्लड में प्रोटॉन आयन कितने हैं? ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ये सब चीजें डिसाइड करेगी। लेकिन मेनली आपको मैं बता दूं कि हमारा जो केमिकल रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, वो आपके एच आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? आगे आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इन जनरल सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एच आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और जब एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। मतलब मामला कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो उस कंडीशन में जरा बताइए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारा बढ़ रहा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा कम हो रहा था, तो हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो था, जो सिग्मॉइड शेप का था, वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा था? राइट की तरफ शिफ्ट हो, राइट की तरफ शिफ्ट, हीमोग्लोबिन के साथ वो कम। ठीक है ना? तो ये जो आप देख रहे हो जो सिग्मॉइड कर्व है, ये जो सिग्मॉइड कर्व का डेविएशन हुआ राइट, तो ये किसकी वजह से हुआ? इस कंडीशन की वजह से ही हुआ था। ठीक है, अब आप बात को समझिए कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? ये आपका है ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये हार्ट है। इस हार्ट में आप ऐसे समझिए, लेफ्ट वेंट्रिकल आप जानते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड निकल रहा है। ब्लड किसमें जा रहा है? सिस्टमिक एओर्टा में जा रहा है। किसमें जा रहा है? सिस्टमिक एओर्टा में जा रहा है। और सिस्टमिक एओर्टा आगे जा करके डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, तो यहाँ पर
सिस्टमिक एओर्टा में यहाँ पर एक होती है एओर्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी होती है बेटा? ये होती है एओर्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी होगी? एओर्टिक बॉडी। ठीक है, फिर यहाँ से अराइज होता है आपका कैरोटिड आर्टरी। अराइज होता है कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी आपके लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। ये दूसरी तरफ की जो कैरोटिड आर्टरी है, ये भी आपके राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। और जहाँ पर ये डिवाइड होती है वहीं पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? कैरोटिड बॉडी। ये कैरोटिड बॉडी जो होता है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल से ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करना होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ही लीस्ट इफेक्ट डालता है, उसका डिटेक्शन लीस्ट होता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जो ब्रीदिंग होती है वो किसकी वजह से हो रही है? दो कंपोनेंट्स है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है हमारा? एच आयन। हमारा क्या है? एच आयन। अभी आपको सारी कहानी और अच्छे से क्लियर होगी। तो ये जो दिख रहा है ए बी क्या है आपका? एओर्टिक बॉडी है। ये क्या है हमारा? एओर्टिक बॉडी है। और ये दोनों हमारे क्या है? ये हमारे हैं कैरोटिड बॉडी। ये हमारे क्या है? कैरोटिड बॉडी। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? डिटेक्ट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। ये क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। अब आप देखिए आगे की तरफ, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पॉन्स, और ये नीचे की तरफ हमारा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये हमारा क्या है? पूरा एरिया। इस जगह पर हमारा क्या था? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप था। ये हमारा क्या था? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के ठीक ऊपर यहाँ पर एक होता है आपका कीमोसेंसिटिव जोन। कौन सा जोन? कीमोसेंसिटिव जोन। यहाँ पर होता है कीमोसेंसिटिव जोन। यहाँ पर होता है कीमोसेंसिटिव जोन। ये कीमोसेंसिटिव जोन एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होता है किससे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किससे इन्फ्लुएंस होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंड फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्लड के बीच में एक बैरियर होगा, इसकी वजह से ब्लड की WBC जो होती है ब्रेन की सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। जैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है कि हमारा ब्लड टेस्टिस के अंदर जो है जिलाई जो स्पर्म सेल्स होती है, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो वो ब्लड टेस्टिस बैरियर सर्टोली सेल्स बनाता है। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो ग्लायल सेल्स बनाती हैं, स्पेशली जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एंटर नहीं कर पाता है। कहाँ पर? हमारे ब्रेन के अंदर। तब आप बोलोगे कि सर जब ब्रेन के अंदर हमारा हाइड्रोजन आयन एंटर नहीं कर पाता है तो हाइड्रोजन आयन को कैसे डिटेक्ट करेगा? हाइड्रोजन आयन की वजह से कैसे जो है हमारा कीमोसेंसिटिव जोन स्टिमुलेट होगा? मामला फंस गया। लेकिन बात यहाँ पर अब शुरू होती है। ठीक है, PCO2 ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। आपको मैंने क्या बताया? ये कीमोसेंसिटिव जोन है, इस एरिया में मौजूद है, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के ठीक ऊपर मौजूद है। ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसके ऊपर मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारा ये क्या है? ये हमारा है सर्कुलेटिंग ब्लड। यह हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड,
सर्कुलेटिंग ब्लड है ये क्या है हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड है। और सर्कुलेटिंग ब्लड के और आपके इस ब्रेन वाले पार्ट के बीच में क्या मौजूद है, ये ग्लायल सेल्स मौजूद है। ये क्या है आपकी, ये आपकी ग्लायल सेल्स हैं। और ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये क्या बना रही है बेटा, ये बना रही है आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बना रही है, ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ब्लड का इसके साथ डायरेक्टली मिक्सअप नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। और ये जो आपको ग्लायल सेल्स होती हैं मेनली कौन सी होती है बेटा, एस्ट्रोसाइट्स होती है। ठीक है, ये जो ग्लायल सेल्स होती हैं मेनली कौन सी होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। ये आपकी मेनली एस्ट्रोसाइट्स होती है। तो आप देखिए इसमें होता क्या है कि हम जानते हैं हमारी जो आरबीसीज है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बताइए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, फास्टेस्ट एंजाइम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल करके, FCO3 है, बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल करके क्या बना लेगा बेटा, H2CO3 बना लेगा। और ये अब H2CO3 जब ब्रेक करेगा तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो कहानी पता है ना, इतनी कहानी तो पता है। हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर के क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और ये कार्बोनिक एसिड किसमें ब्रेक करेगा बेटा, CO2 में और वाटर में। हम कहते हैं कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये और कहीं नहीं होता, और जगह पर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके आरबीसीज में पाया जाता है। ठीक है। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है कि आपका ये जो CO2 है, आपका ये जो CO2 है ये डिफ्यूज होकर के इसके अंदर जा सकता है। किसके अंदर जाएगा, CO2 इसके अंदर जाएगा। और वाटर तो हर जगह अवेलेबल है, वाटर हर जगह अवेलेबल है। तो होगा क्या कि ये जो CO2 जब इसके अंदर पहुंचा तो इस वाटर के साथ यहाँ पर मौजूद जो वाटर उसके साथ मिला और एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट मौजूद है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, H2CO3 में कन्वर्ट हो गया। और ये H2CO3 फाइनली जो है जब ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ये H+ और HCO3- में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो H+ आयन नहीं आया, लेकिन यहाँ तो बन सकता है ना, यहाँ तो कौन रोकने वाला है। H आयन के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो H आयन बना। अब जब H आयन ज्यादा बनेगा तो आप समझिए जितना ज्यादा CO2 आएगा उतना ज्यादा H आयन बन रहा है। जितना ज्यादा CO2 आएगा उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा उसके डिसोसिएशन से उतना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन और साथ साथ H+ आयन बनेगा। ठीक है। अब इस H+ आयन को कौन सेंसिटिव करेगा, कौन जो है सेंस करेगा, हमारा ये जो कीमोसेंसिटिव जोन है। अब ये जब जोन सेंस करेगा कि H आयन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। और उस वक्त हमारी जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगी, और हमारा जो ब्रीदिंग, ठीक है। और फिर उस वक्त हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो पॉइंट होगा वो डिसाइड करेगा कौन, वो डिसाइड करवाएगा हमारा न्यूमोटैक्टिक सेंसर। किसके थ्रू डिसाइड करवाएगा, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के थ्रू डिसाइड करवाएगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो H आयन कंसंट्रेशन है ये मेन रोल प्ले कर रहा है, ये मेन रोल प्ले कर रहा है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें थोड़ा सा जिक्र इसका दिया होगा हल्का फुल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि किस तरीके से ये केमिकल कंट्रोल करवाता है। ठीक है, तो ये कहानी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो हमारा जो ब्रीदिंग होगा, हमारा जो ब्रीदिंग होगा वो कैसा होगा, फास्टर होगा, और कैसा होगा, डीपर होगा। फास्टर होगा और डीपर होगा, फास्टर होगा और
डी पर होगा। तो हमको क्या पता चला है भाई, इतनी सी बात से हमें क्या पता चला, इतनी सी बात से हमें पता ये चला कि जो हमारा केमिकल वो होता है, कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल जो होता है ब्रीदिंग का, उनमें दो चीजें होती हैं। एक होता है सेंट्रल जोन, एक होता है सेंट्रल जोन और दूसरा होता है पेरिफेरल। दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल। तो सेंट्रल का मतलब ये ब्रेन पे मौजूद होगा आपके, कौन सा होगा आपका? कीमोसेंसिटिव जोन। क्या होगा? कीमोसेंसिटिव जोन। तो सेंट्रल में हमारा होगा कीमोसेंसिटिव जोन, और कीमोसेंसिटिव जोन प्राइमरली, मैं लिख रहा हूं, प्राइमरली रिस्पॉन्ड टू एच आयन। और पेरिफेरल पे जो मौजूद होगा, कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल पे जो कीमो रिसेप्टर मौजूद होगा, वो कीमो रिसेप्टर कौन होगा बताइए? आपका कैरोटिक बॉडी होगा और आपका एओर्टिक बॉडी होगा। कैरोटिक बॉडी और एओर्टिक बॉडी, ठीक है। ये आपका क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब जो दूर मौजूद है। कहाँ से दूर? आपके ब्रेन से दूर है। ब्रेन हमारा यहाँ है ना, ये हमारा ब्रेन, और हार्ट हमारा कहाँ है? यहाँ है। यहीं से जब निकलेगी हमारी एओर्टा, तो वो कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगी, तो वहां पर क्या मौजूद होगा? कैरोटिक बॉडी मौजूद होगी। और जहां पर एओर्टा मौजूद है, एओर्टा के पास क्या होगा? एओर्टिक बॉडी मौजूद होगी, ठीक है। तो ये बात लिखिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट दोनों करवाता है, तोड़ता भी है, बनाता भी है। बेटा H+ और CO3 माइनस जब भी मिलता है तो H2CO3 बनता है, ठीक है। और फिर ये ब्रेक होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर जब CO2 क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके थ्रू बेटा, नर्व के थ्रू ये स्टिमुलस किसको जाएगा? ये स्टिमुलस जाएगा आपके कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगाटा को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप ऐसे दिखा दीजिएगा, इस कलर से दिखाएं, इस कलर से दिखाते हैं। ये यहाँ से स्टिमुलस, ठीक है, ये नर्व के थ्रू पहुंचेगा कहाँ पर? आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचेगा। ये आपका नर्व। चलिए इसको आराम से बना लीजिए, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। डिसऑर्डर थोड़ा सा बचा है, अच्छी लग रही है इसको, ठीक है ना। इतना अच्छा पढ़ा दिया। बातें हमारी पूरी हो जाए फिर आप पूछिए, बातें ना पूरी हो बीच में टूट देते हो, रिदम टूट जाता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता, कोई बोलता नहीं है, खाली सुनते हैं। हाँ तो पेशेंस आप लोग भी दिखाइए ना। क्लास 11-12 में मुझे पता ही नहीं रहता था कि क्रेनियल नर्व कितनी है कितनी नहीं है। जब मैं मेडिकल की तैयारी करना शुरू किया क्लास 12 के बाद, तब मुझे पता चला कि हाँ क्रेनियल नर्व जो है इतनी होती है, स्पाइनल नर्व इतनी होती है। चलिए दोनों पार्शियल प्रेशर ठीक है। हाँ
आप लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीज एंड सिंड्रोम। डिसीज जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन से होती है, ठीक है। अब एक ही इंसान के अंदर एक साथ कई सारी डिसीज हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे HIV क्या है, एक वायरस है, उससे जो डिसीज होती है उसको हम एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट की कमी की वजह से जो ग्रुप ऑफ डिसीज हो जाते हैं किसी पर्सन को, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंपलीफाई वे में ये कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड द सिंड्रोम, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिसीज कॉल्ड द सिंड्रोम, ठीक है। तो सबसे पहली जो डिसीज आती है वो होती है हाइपोक्सिया। नाम तो सुना है। कौन कौन सी डिसीज है? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा। अच्छा, एक होती है जो पढ़ लो वही, एम्फाइसेमा, नॉट सीमा, सीमा नहीं है, सेमा, एम्फाइसेमा। और एस्थमा नहीं होता, एज्मा होता है। एम्फीसीमा। हाइपोक्सिया, क्या कहा हमने, हाइपोक्सिया। जब कभी भी हाइपो लगा हो तो क्या होता है, बोलोगे, कम, कमी। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कमी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं हाइपोक्सिया, तो ये बड़ा ही बेहतरीन टर्म है। लो ऑक्सीजन टू द टिश्यू, लो ऑक्सीजन टू द टिश्यू, तो टिश्यू को ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, कमी हो जाती है। अब ये जो हाइपोक्सिया है, थोड़ा सा मैं डिटेल लेकर के जाऊंगा। ये अलग अलग टाइप से होता है। एक तो तब वो हाइपोक्सिया हो किसी के अंदर ब्लड की कमी हो गई, मतलब आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन की कमी होगी। कमी कम क्यों हो जाएगी, कमी होगी, है ना, ऑक्सीजन की कमी होगी। एक चीज ये हो गई। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमने पॉइजन दे दिया, पॉइजन दे दिया तो पता चला कि एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम E3, वो ब्लॉक हो गया। साइनाइड दिया है मैंने, तो क्या हो गया, हमारे टिश्यूज के अंदर पॉइजन हो गया। तो वो हाइपोक्सिया की कौन सी हो गई, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। क्योंकि टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, हिस्टो बोलते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहर हो गया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब क्या हुआ कि टिश्यूज हमारी पॉइजनस हो गई और उसको जो है हाइपोक्सिया हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हमने बताया लो आरबीसी काउंट है, लो हीमोग्लोबिन काउंट है, तो ये किस टाइप का हाइपोक्सिया हुआ बताइए बताइए कौन सा हाइपोक्सिया हुआ, एनेमिक हाइपोक्सिया हुआ। एनीमिया हो रहा है पर्सन को, क्या हो रहा है, एनीमिया। देखते नहीं हो, अगर किसी पर्सन को अगर ब्लड की कमी हो जाती है, वो 4 कदम चलता है उसकी सांस फूलने लगती है। क्यों सांस फूलना शुरू हो जाती है, ऐसा रहता है क्योंकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन मतलब आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो अगर वो फिजिकल वर्क एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, या फिजिकल वर्कआउट कर रहा है या दौड़ रहा है, तो उस वक्त उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होनी है, एटीपी से पूरी होनी है। और एटीपी बनेगा कैसे, एटीपी बनेगा ग्लूकोज से। और ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है, वो किसकी मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना। तो अब जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है टिश्यू और सेल्स को,
तो क्या होगा, एटीपी की कमी भी हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनेमिक हाइपोक्सिया। दूसरा आपको पता चल गया हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। एक हाइपोक्सिया और है, वो कौन सा हाइपोक्सिया है बेटा, इस्कीमिक हाइपोक्सिया। कौन सा, इस्कीमिक हाइपोक्सिया। इस्कीमिक वर्ड आता है इस्कीमिया से। इस्कीमिया का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। अब ये रुकावट दो टाइप से हो सकती है, एक तो हो सकती है अथेरोस्क्लेरोसिस से, और एक हो सकती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द आर्टरीज, ठीक है। आपके घर की नाली है, चोक कर गई, यहाँ बच्चों ने ईंट फंसा दी है, तो ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आदमी चुप कर गया, फ्लाइट मोड पर, 4 आदमी के कंधे पर, सबका मुंह की दिशा में। तो ये तो था थीरोस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी या ब्लड वेसल्स की जो मिडिल वाली लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, वो ट्यूनिका मीडिया बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, जिसकी वजह से नर्रोइंग ऑफ द आर्टरी होता है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का दोनों एक ही रिजल्टेंट होता है। आर्टरी की जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन की कमी हमारे सेल्स को कम मतलब बढ़ जाएगी, कमी बढ़ जाएगी, और प्रॉपर जो है एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप समझ गए, लेकिन एक कंडीशन तो और है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहेंगे या एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया कहेंगे। हाई हाइट पर जाने के बाद, पहाड़ी पर जाने के बाद जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी हमको। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो मैंने बताया है, याद करिए आपको, कि हमारी किसी भी टिश्यूज को, किसी भी सेल्स को अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ रही होती है, तो उसी वक्त हमारा वो टिश्यू, वो हमारा सेल तुरंत स्टिमुलस देता है, किसको, हमारे जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को। और वो जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस तुरंत रेनिन नाम, वो सॉरी एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज करना शुरू कर देता है, और हमारे बोन मैरो में और हमारे स्टर्नम में एरिथ्रोपोइसिस की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। बेटा आरबीसी बनेगी तो बिना बिना हीमोग्लोबिन के आरबीसी कहाँ से? आरबीसी का वजूद तब तक नहीं जब तक उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तभी तो रेड ब्लड होता है वो, ठीक। तो ये 3-4 कंडीशन थी, तो मैं सबको बता दूं एक एक करके। देखिए सर, तो पहला है आपका हाइपोक्सिया। तो पहला हाइपोक्सिया क्या लिखेंगे आप, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ये इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया। एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया मतलब हाइट पर जाने पर क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। जनरली मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, प्लेन है, प्लेन एरिया है, जमीन है, और ये हम हाइट पर है, ये हम हाइट पर है, ठीक है। प्लेन पर जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, तो इसकी वैल्यू आ गई 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की है। अब हम मानते हैं हम हाइट पर गए। इस हाइट पर हम कहाँ गए, आपके हाइट पर गए, ऊंचाई पर पहुंच गए। ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मान लीजिए कितना हो गया, 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया है। तो यहाँ पर 21% अगर ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गई। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो जो लोडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की वो भी डिक्लाइन कर गई, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन की कमी हो गई और हमारा सांस फूलना शुरू हो गया। जैसे जब मैं कश्मीर गया था 17 जनवरी
2018 को। फिर उसके बाद 25 जनवरी 2018 को हम गए गुलमर्ग ऊंचाई पर है। हम जब वहां पर पहुंचे, टेम्परेचर है -7 डिग्री टेम्परेचर। कितना है? -7, 60 नहीं, -7। वहां जैसे ही पहुंचे ऊंचाई पर, हमको हमारी सांस फूलना शुरू हो गई। फर्स्ट टाइम हुआ था हमको, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको कहते हैं। सांस फूलना शुरू हो गई। सांस जब फूल रही है तो ब्लड प्रेशर भी हल्का हल्का तो बढ़ना शुरू हो गया। मतलब -7 में मुझे पसीने आने शुरू हो गए। तुरंत गेस्ट हाउस में गए, हमने सारे कपड़े वपड़े उतारे हैं, बैठे हैं, रिलैक्स किए, पानी खूब पिया है, लंबी लंबी सांसें ली। करीब आधे घंटे 40 मिनट लगे थे। मैं थोड़ा सा फिर नॉर्मल हुआ, सेटल हुआ। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला था घूमने। और जहाँ पर धूप होती है ना, जो इस वाली धूप होती है, बर्फ वाली जो धूप होती है, इतनी तेज लगती है आपको कि आपको प्लेन एरिया में जितनी तेज धूप लगेगी उससे कहीं ज्यादा धूप वहां पर लगेगी आपको। नीचे का टेम्परेचर आपको -6 दिख रहा है, लेकिन जो धूप आपको पड़ेगी ना, इससे चुभेगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर धूप आती है, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ना। यहाँ पर तो ढेर सारे धूल है, हमारा एटमॉस्फेयर पूरा धूल से भरा हुआ है, पोल्यूशन से। तो ये चीज, हाँ, वाटर पीना 3 सेकेंड, क्योंकि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी तो होता है। पिक्चर वाले क्या सही बताते हैं, ये बताते तभी तो टीवी को कहते हैं इडियट बॉक्स। दूसरा हमने बताया एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया में मैंने क्या बताया आपको? इसमें क्या होगा? लो हीमोग्लोबिन होगा या लो आरबीसी काउंट होगा। आरबीसी काउंट क्या होगा? लो होगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा हमने क्या बताया? इस्केमिक हाइपोक्सिया। इस्केमिक हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स ड्यू टू obstruction in blood vessels। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई हाइपोक्सिया की। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है आपकी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया यानी कि हिस्टो वर्ड आया किसी टिश्यू से, टॉक्सिक का मतलब होता है क्या? पॉइजनस। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं टिश्यूज आर इनकैपेबल टू टेक ऑक्सीजन। याद करो ना, याद करो जरा, तो बताया था ना जब हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया था, वहां पर हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे हमारा साइनाइड है, तो वो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का जो एक्टिव साइट का जो शेप होता है, वो एक्टिव साइट के शेप को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करना होता है वो बाइंड नहीं कर पाता है, और जो प्रोडक्शन रेट है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। कम नहीं होता, 0 हो जाता है ना, वो 0 हो जाता है। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या बातें हमने लिखी? हमने लिखा ये कि टिश्यूज आर इनकेपेबल टू टेक ऑक्सीजन, आर इनकेपेबल टू टेक ऑक्सीजन। टिश्यूज आर इनकेपेबल टू टेक ऑक्सीजन। ठीक है, एक और होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो याद करिए, बताया था हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? सैचुरेट तो कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन डिसोसिएट नहीं होता। और आप समझिए कि आपको पैसे की जरूरत है 500 रुपए की, और किसी बच्चे के जरिए हमने वो पैसा पहुंचाया आपके पास, और वो बच्चा लेकर के भाग गया। कैरी तो कर रहा है लेकिन डिसोसिएट नहीं कर रहा है, मतलब आपके साथ आपको पे नहीं रहा है।
तो जिस जरूरत आपने पैसे मंगाए थे वो जरूरत नहीं पूरी हो पाएगी ना, तो फिर वो काम आपका रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, लेकिन डिसोसिएट नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। जैसे ऑक्सीजनेशन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब पहुंचता है हमारे टिश्यूज पे तो वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और CO2 को ले लेता है, लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिनिटी होता है वो सारी गैसेस से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, बट यहाँ पर जो होता है डिसोसिएशन नहीं होता है और पर्सन डाइज ड्यू टू एस्फिक्सिएशन, ठीक है। नहीं, हाइपोक्सिया नहीं, ये अलग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब चूंकि आप समझिए बात को, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत तगड़ा बाइंड किया हुआ है, इसीलिए ऐसा पर्सन जब डाई करता है तो उसका जब ब्लड हम चेक करते हैं तो ब्लड नॉर्मल ब्लड से कहीं ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है, चेरी रेड की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि जिसके अंदर ये गैस ज्यादा होगी उसके अंदर रेडनेस ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी कहानी सी थी इसके बारे में। अब एक और कहानी है नाइट्रोजन, आगे देखिए। देखिए एक होती है काइसन्स डिसीज, क्या आप हमें पता कैसे बताइएगा क्या होती है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वाला होमवर्क है, हो सकता है स्पेलिंग में इधर उधर थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन बात आप ये बताइए है क्या काइसन्स डिसीज, ठीक है। ये गोताखोरों को होता है, मतलब होता था, अब नहीं होता है। जो सी डाइवर होते थे उनको होता था ये, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं इनके अंदर होता था। सी डाइवर, सी डाइवर। अब होता है एज्मा, एज्मा के बारे में बात करते हैं। अरे ठीक है, अस्थमा, अस्थमा, आस्थमा। मेरी एक स्टूडेंट है आस्था गुप्ता, वो वीडियो कर रही है, तो उसको सारे बच्चे आस्थमा कहते हैं, माँ में आस्था है, अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा इट इज अ एलर्जिक डिसीज, ठीक है। ये क्या होता है, एलर्जिक डिसीज है पहली चीज। क्या होता है ये, एलर्जिक डिसीज। अब जब एलर्जिक डिसीज है तो आपको मालूम होना चाहिए हमारी जो बेसोफिल सेल्स होती हैं वो मास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है, या मास्ट सेल, सॉरी बेसोफिल नहीं, मास्ट सेल अलग होती है। मास्ट सेल जो होती है वो एक केमिकल का सिक्रेशन करती है जिनको हम कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं, हिस्टामिन। तो एलर्जिक कंडीशन में, अस्थमा की कंडीशन में जो नंबर ऑफ मास्ट सेल होता है, नंबर ऑफ जो मास्ट सेल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये जो हिस्टामिन हमारा होता है ये किसकी तरह काम करता है बेटा, वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, लेकिन ब्रोंक्यूल के ऊपर इसका काम कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन वाला होता है, ठीक है। ब्रोंकस वेसल थोड़ी है, एक्सेप्शन कहाँ है, ये ब्लड वेसल के ऊपर ये क्या काम करेगा बेटा, वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा, और ब्रोंकस के ऊपर ये क्या काम करेगा, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्रोंक्यूल सिकुड़ जाएंगी तो सीटी की जैसी आवाज आएगी, जैसे मतलब शॉर्ट ब्रीथनेस होगी, और जब वो इनहेल करेगा तो, और इनहेल करेगा तो सीटी जैसी आवाज निकलेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वीजिंग साउंड, ठीक है। कौन सा साउंड, वीजिंग साउंड, विसल साउंड नहीं, वीजिंग, घरघराहट भी महसूस होगी, ये वीजिंग होगा, वीजिंग साउंड यहाँ पर मिलेगा,
ठीक है। जब भी एलर्जी कंडीशन बढ़ती है तो एलर्जी डिसीज में इम्यूनोग्लोबुलिन ई ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इम्यून सेल क्या बनाना शुरू कर देती है, मास्ट सेल का, हाँ मास्ट सेल का बनाना शुरू कर देती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है, और अस्थमा के बारे में मैं ये बता दूं, जब किसी का अस्थमा पड़ता है तो अस्थमा में उसका जो परमानेंट क्योर होता है वो स्टेरॉइड होता है। परमानेंट जो क्योर होता है वो क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। लेकिन अगर किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा है तो उस वक्त हम उसको स्टेरॉइड नहीं देंगे। अटैक है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस वक्त हम उसको क्या देंगे, इमरजेंसी हार्मोन देंगे। और वो हार्मोन क्या होगा, एड्रेनालिन होगा। एड्रेनालिन का हम इंजेक्शन देंगे उसको फटाफट, ताकि वेसल जल्दी से क्या करते हैं बेटा, डायलेट कर जाए, और ब्रोंकस जो है वो भी क्या हो जाए, डायलेट कर जाए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो और पर्सन नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर बोलो कि सर स्टेरॉइड क्यों नहीं दे सकते, स्टेरॉइड हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत डिले प्रोसेस होता है, वो बहुत ही ज्यादा डिले प्रोसेस होता है। अगर किसी अस्थमा वाले अटैक के पेशेंट को अगर हम स्टेरॉइड देंगे तो स्टेरॉइड पहले जाएगा सेल के अंदर जाने के बाद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर वो जाकर के डीएनए के साथ बाइंड करेगा, और वो डीएनए से जीन इंटरेक्शन होने के बाद क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा कि तब जाकर के उसका एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये बहुत बड़ा ही डिले प्रोसेस है। लेकिन हम जब एड्रेनालिन देते हैं तो एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करता है। और जब भी कभी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम होता है तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जैसे जैसे आगरा नगर निगम में आपको जो है कोई काम करवाना हो और आप डायरेक्टली आपका कोई जान पहचान ना हो तो आपको काम करवाने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको पता ये चल जाए कि धनंजय जी पिताजी वहीं आगरा नगर निगम में काम करते हैं, तो आप किससे मिलोगे, धनंजय के पिताजी से मिले और जा करके कहे कि अंकल ऐसा ऐसा काम है, तो जो काम आपको खुद से करने में 4 दिन का टाइम लग रहा था, वही धनंजय के पिताजी जो है वो काम 4 घंटे में करवा करके किनारे कर दिए। तो आप समझिए कि आप एक प्राइमरी मैसेंजर थे और पिताजी इनके कौन से मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर हुए। तो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू आपका जो काम था बहुत ही फास्ट तरीके से हो गया। ठीक वैसे ही जितने भी हमारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होते हैं, अमीनो एसिड हार्मोन होते हैं, ये सब के सब हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं, जिनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, चलिए अस्थमा के बारे में ये बात हो गई। अब अस्थमा के बाद आपका आता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया 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 अलग चीज है बेटा। निमोनिया अस्थमा उसमें मेडिसिन होती है, वो भी जो है ऐसे ही काम करती है, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करती है वो। अस्थमा फॉर्म में जो दवा होती है, जैसे अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हो रहा है, जो दवा होती है वो ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। वो बाद में बताएंगे तुमको डिटेल जब स्टेरॉइड पढ़ाएंगे तब। बट अभी इतना समझ लो स्टेरॉइड वगैरह क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है फायदेमंद रहता है। लेकिन वो स्टेरॉइड नहीं जो डोपिंग के केस में आता है, वो सब नहीं, सब गलत बात है। वो जो है स्टेरॉइड अब्यूज कहलाता है। किसी भी चीज को जब एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है और उसका बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो वो अब्यूज कहलाता है। और एथलीट्स वगैरह जैसे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लेते हैं, कॉर्टिसोल का इंजेक्शन ले लेते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में बाहर से ले रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि मसल्स को फटीग होने से बचाते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो बंदा दौड़ता जाएगा, उसको थकावट नहीं आएगी, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अननेचुरल तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। निमोनिया ये कई चीजों से हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होगा, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, निमोनिया की। निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। वायरस के थ्रू कॉज हो सकता है,
वायरस कौन सा होगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। ड्यू टू फंगस, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। फंगस कौन सा? एस्परगिलस नाम का एक फंगस है। एस का मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, तो फंगस के थ्रू होगा। फंगस कौन सा होता है? एस्परगिलस, एस्परगिलस नाम के फंगस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये निमोनिया में क्या होता है? इन दिस कंडीशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेशन इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हाँ निमोनिया ऐसे पतली चलती है ना, ऐसे मेम्ब्रेन पतली चलती, मतलब ये यहाँ पर गड्ढा होना शुरू हो जाता है, अंदर डायफ्राम के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सब दर्द होने लगता है। क्या जा रहा है? मसल अरे तो भैया लगा हुआ है ना इसके साथ, तुम्हारी इसकी तुम्हारे मसल से अलग है क्या? उसके साथ चिपकी हुई ना गर्मी के थ्रू। हाँ चलो M5 सीमा की बात है। हाँ इस कॉल्ड निमोनिया एल्वियोलाई ऑफ द लंग। हाँ ठीक। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपका एल्वियोलाई भी आ जाता है। हाँ एल्वियोलाइटिस, एल्वियोलाइटिस यहीं से बढ़ते आए ये सब